बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायोग्राफी ऑफ एस.टी. कॉलरिज। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। सैमुअल टेलर कॉलरिज। आज के टॉपिक में देखेंगे एस.टी. कॉलरिज की कंप्लीट बायोग्राफी को, इनकी लाइफ हिस्ट्री को, इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स को, इनके राइटिंग स्टाइल को। और जो एस.टी. कॉलरिज हैं ये रोमांटिक एरा के फर्स्ट जनरेशन पोएट से बिलोंग करते हैं और जो इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर एक वर्क लिखा था लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1798 के अंदर जब पब्लिश किया गया तो तब से माना जाता है कि इंग्लिश की हिस्ट्री में रोमांटिक पीरियड शुरू होता है। इसलिए लिरिकल बैलेड्स को भी देखेंगे और अपने लाइफ पीरियड के अंदर इन्होंने जो टूर्स किए हैं उन्हें भी देखेंगे और लास्ट के ऊपर इनकी डेथ कुछ डिजीजेस की वजह से होती है उनको भी देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री। एस.टी. कॉलरिज, जिन्हें सैमुअल टेलर कॉलरिज भी कहा जाता है, इनका लाइफ पीरियड 21 अक्टूबर 1772 से लेकर 25 जुलाई 1834 तक है। एस.टी. कॉलरिज रोमांटिक एरा के फर्स्ट जनरेशन पोएट में से हैं और इंग्लिश की हिस्ट्री में हमने देखा था कि एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कोलैबोरेशन वर्क लिखा था लिरिकल बैलेड्स, जिसको इन्होंने 1798 के अंदर जब पब्लिश करवाया तो वहाँ से इंग्लिश की हिस्ट्री में एक नया पीरियड शुरू होता है जिसे रोमांटिक एरा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एस.टी. कॉलरिज का ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनके लिखे हुए कोलैबोरेशन वर्क से इंग्लिश की हिस्ट्री में एक मुकम्मल पीरियड की शुरुआत हो रही है। इस लिरिकल बैलेड्स को इसी लेक्चर में जब आगे जाके एस.टी. कॉलरिज के फेमस वर्क्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। एस.टी. कॉलरिज वाज बोर्न 21 अक्टूबर 1772 ऑट्री सेंट मैरी डेवनशायर इंग्लैंड। यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए हैं तो इस हिसाब से ये ब्रिटिश पोएट हुए। हिज फादर नेम्ड वाज जॉन कॉलरिज एंड ही वाज अ विकार एंड हिज मदर नेम्ड वाज एन बॉर्डन। यानी जो एस.टी. कॉलरिज हैं इनके फादर का नाम जॉन कॉलरिज है और प्रोफेशन के एतबार से वो एक विकार हैं। अब कई जगहों पर आपको यहाँ पे प्रीस्ट का वर्ड देखने को आएगा। अब प्रीस्ट और विकार के अंदर फ़र्क है, ये आपने समझ के चलना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 दफ़ा ये चीज़ पूछ ली गई है कि जो एस.टी. कॉलरिज के फादर हैं जॉन कॉलरिज वो प्रीस्ट हैं, विकार हैं या बोथ ऑफ देम, इस तरह से ऑप्शंस दिए जाते हैं। और ये एग्जामिनेशन कौन से मैं बात कर रहा हूँ, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल CSS PMS वगैरह। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि जो प्रीस्ट होता है ना वो होता है पादरी और वो परमानेंट एक चर्च को डील कर रहा होता है। लेकिन जो विकार होता ये भी पादरी है लेकिन ये कायम मुकाम पादरी होता है। जिस तरह से जमहूरी कंट्रीज के अंदर यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जब नए इलेक्शंस करवाने होते हैं तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है उसे खाली कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर एक कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर यानी कायम मुकाम वजीर आजम को वो सीट दे दी जाती है कि जब तक इलेक्शंस के जरिए से एक नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर नहीं आ जाता आप इस सीट को लें और सारा सिस्टम संभालें। तो इसी तरह से जो प्रीस्ट है वो परमानेंट डील करता है चीज़ों को, लेकिन जो विकार है वो कायम मुकाम पादरी की सीट पर आता है। अब जो जॉन कॉलरिज हैं एस.टी. कॉलरिज के फादर, ये कायम मुकाम किस तरह से आए हैं? बेसिकली जो जॉन कॉलरिज हैं ये एक स्कूल के हेड मास्टर भी होते हैं, किंग्स स्कूल ऑफ इंग्लैंड के ये हेड मास्टर भी होते हैं और साथ साथ ये चर्च को भी डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे वही बात आ गई ना जो मैंने बताई है, प्रीस्ट होता तो परमानेंट उसने सारे का सारा वक्त ही चर्च को देना था, लेकिन ये साथ एक स्कूल के हेड मास्टर भी हैं और चर्च की खिदमात भी दे रहे हैं, इसलिए ये विकार हैं। इस चीज़ को आपने अच्छे से राइट डाउन कर लेना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा चर्च था जहां पर जॉन कॉलरिज एज अ विकार सर्विसेज इंजाम दे रहे थे, तो वो था सेंट मैरी चर्च ऑफ इंग्लैंड। और एस.टी. कॉलरिज की मदर का नाम होता है एन बॉर्डन। एस.टी. कॉलरिज के फैमिली मेंबर्स में ये 10 बहन भाई होते हैं, क्योंकि जो इनके फादर जॉन कॉलरिज होते हैं इन्होंने 2 शादियां की होती हैं। इनकी जो फर्स्ट वाइफ होती है उसमें से इन्हें 3 बच्चे होते हैं, जबकि जो सेकंड वाइफ जिससे एस.टी. कॉलरिज भी पैदा हुए हैं एन बॉर्डन, उसमें से इन्हें 7 बच्चे होते हैं। अब 3 बच्चे पहली वाइफ से और 7 बच्चे दूसरी वाइफ से, यानी टोटल इनके 10 बच्चे होते हैं। और याद रखिएगा कि जो हमारे एस.टी. कॉलरिज हैं ये सबसे छोटे घर के बेटे होते हैं।
एसटी कॉलरिज को बचपन ही से बहुत सारी बीमारियां लाहक होती हैं और टिल द डेट ऑफ डेथ तक, यानी जब तक एसटी कॉलरिज की डेथ नहीं होती, ये इनकी जान नहीं छोड़ती। इनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी पेन, फीवर और इसके अलावा इनको एक जॉइंट्स के अंदर यानी दर्द उठता है, जो बॉडी पेन के अंदर ही आ जाता है, बिलॉर्ड डिसऑर्डर इसे आमतौर पर कहते हैं। और ये जब इनको जॉइंट्स के अंदर दर्द उठता है ना, तो सारी बॉडी के अंदर इनको बड़ी बेचैनी होती है और उसी दर्द की वजह से फिर इन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, फीवर, ये तमाम चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर्स इन्हें ट्रीटमेंट के लिए लॉडिनम नाम की एक मेडिसिन दिया करते हैं। याद रखिएगा कि ये जो मेडिसिन है इसके अंदर ओपियम का यूज़ किया जाता है, यानी अफ्यून जिसे कहते हैं ना, कोकीन, उसका इसकी मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। और ये बड़ा एक अहम पॉइंट याद रखने वाला है कि शुरू के अंदर ये मेडिसिन इन्हें दी गई है ट्रीटमेंट के लिए, और जब एसटी कॉलरिज को इस बात का इल्म होता है ना, जो मुझे मेडिसिन लैडिनम दी जा रही है इसके अंदर ओपियम यानी अफीम है, जिसकी वजह से मुझे बॉडी पेन से कुछ वक्त के लिए राहत मिल जाती है, तो इन्होंने फिर अपनी पूरी ज़िंदगी यानी पूरी लाइफ टाइम के अंदर इस मेडिसिन को तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ओपियम यानी अफीम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसी की वजह से इनकी डेथ हुई है। इन तमाम चीज़ों को हम आगे डिटेल के साथ देखेंगे। 1781 में जब एसटी कॉलरिज की उम्र 8 ईयर्स यानी 8 साल होती है, तो इनके फादर जॉन कॉलरिज की डेथ हो जाती है। अब एसटी कॉलरिज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर रहते हुए, यानी ये कोई ख़ास अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, अपनी एजुकेशन को, अपने करियर को किस तरह से बनाएंगे। एसटी कॉलरिज अपनी अर्लीस्ट एजुकेशन क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से हासिल करते हैं। याद रखें कि ये जो स्कूल है ये चैरिटी के ऊपर चलने वाला स्कूल है, यानी लोगों की खैरात के ऊपर, लोगों के दिए गए फंड्स के ऊपर ये स्कूल चलता है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती। और इसी क्राइस्ट स्कूल के अंदर इनकी मुलाकात होती है चार्ल्स लैम्ब से, जो कि इनके लॉन्ग लाइफ फ्रेंड साबित होते हैं, यानी जब तक एसटी कॉलरिज की डेथ नहीं हुई ये चार्ल्स लैम्ब के साथ कनेक्टेड ही रहे हैं। और याद रखिएगा कि जो चार्ल्स लैम्ब हैं ये एसटी कॉलरिज से बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं और इन्होंने भी पोइट्री लिखने की बड़ी एफर्ट की है, लेकिन इनका पोइट्री के अंदर कोई ख़ास नाम नहीं है, बल्कि जो ऐसे हैं उनके अंदर फ्रांसिस बेकन के बाद, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, सर फ्रांसिस बेकन, उनके बाद इनका नाम आता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, चार्ल्स लैम्ब का। तो मतलब कहने का यह है कि अगर पोइट्री के अंदर ये अच्छे साबित नहीं हो पाए तो इन्होंने एसेज के अंदर फिर कोई किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी, बल्कि एसेज का प्रिंस इन्हें कहा जाता है। अपनी अर्लीस्ट एजुकेशन को क्राइस्ट स्कूल से कंप्लीट करने के बाद सैमुअल टेलर कॉलेज, जीजीएस कॉलेज कैम्ब्रिज को 1791 के अंदर ज्वाइन करते हैं और फिर ये 1791 से लेकर 1794 तक यहाँ पढ़े हैं। और जीजीएस कॉलेज में स्टडी के दौरान 1792 में ये एक और लिखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ब्राउन गोल्ड मेडल दिया जाता है। जिस तरह से अब भी जिन बच्चों का जीपीए वगैरह अच्छा होता है तो यूनिवर्सिटी उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट कर देती है जब डिग्री देती है, तो लेकिन इनको एक और लिखने की वजह से 1792 में ब्राउन गोल्ड मेडल दिया गया है। और इसी कॉलेज में इनकी मुलाकात होती है रॉबर्ट साउथी से, जो कि लेक पॉइंट हैं। अब देखें कि किस तरह से चार्ल्स लैम्ब, रॉबर्ट साउथी, एसटी कॉलरिज, आगे विलियम वर्ड्सवर्थ भी आएंगे, तो ये सारे के सारे लेक पॉइंट हैं, ये इकट्ठे किस तरह से होते जा रहे हैं, एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट होते जा रहे हैं। और ये लेक पॉइंट क्या होता है इसको आगे जाके थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल यही याद रखें कि लेक पॉइंट किस तरह से कनेक्ट होते जा रहे हैं। और जो रॉबर्ट साउथी और एसटी कॉलरिज जब इस कॉलेज के अंदर मिलते हैं तो ये एक प्ले लिखते हैं जो कि 3 एक्ट्स पर कंसिस्ट होता है और 1794 के अंदर जिसको पब्लिश्ड किया गया है। और ये इनका फर्स्ट कोलैबोरेशन वर्क होता है एसटी कॉलरिज का और रॉबर्ट साउथी का, जिसका नाम द फॉल ऑफ रॉबस्पियर होता है। और एसटी कॉलरिज के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिसंबर 1793 के अंदर ये अपना नाम चेंज कर लेते हैं और ये अपना नया नाम रखते हैं सिलियास टॉम्किन कैम्बरबैच। अब इस नाम को बदलने के पीछे क्या वजूहात होती हैं जो कि अथेंटिक तो नहीं है, लेकिन जो ऑथर हैं उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर इसकी वजूहात लिखी हैं। एक तो ये कि इन्होंने लोगों से बहुत ज़्यादा कर्ज लिया होता है, क्योंकि मैंने बताया है कि बीमारियां भी इन्हें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये ओपियम वगैरह का नशा भी करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, खुद भी ये इतने
यानी हेल्थी नहीं होते कि कुछ कमा सकें और बस लिखते ही हैं। तो इसकी वजह से ना इन्होंने लोगों से काफ़ी उधार भी लिया होता है। और एक दूसरी वजह ये भी बताई जाती है कि हमारे एसटी कॉलेज को मैरी एवंस एक लड़की होती है उनके साथ लव हो जाता है, और जब ये उन्हें प्रपोज करते हैं ना तो वो एसटी कॉलेज को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे सैमुअल टेलर कॉलेज बदनामी के डर से बचने के लिए अपना नाम कुछ देर के लिए बदल लेते हैं। यानी इस तरह की रीजंस आती हैं इनके नाम चेंज करने के हवाले से, लेकिन कुछ देर के बाद ये अपना पुराना नाम ही यानी असल नाम एसटी कॉलेज का ही यूज करना शुरू कर देते हैं। 1790 एसटी कॉलेज की मुलाकात होती है बेरिस्टोई नाम की जगह पर विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। याद रखिएगा कि 1790 विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज मिले हैं, जबकि 1798 में जाकर इन्होंने अपना फर्स्ट कोलैबोरेशन वर्क लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया है, जिससे फिर रोमांटिक एरा शुरू हो जाता है। ये मैंने इसलिए दो डेट्स बता दी हैं कि कहीं आप यही ना समझ लें कि 1795 में ही इन्होंने अपना कोलैबोरेशन वर्क जारी कर दिया था। अब ये लिरिकल बैलेट्स क्या चीज़ है इसको हमने विलियम वर्ड्सवर्थ वाले लेक्चर के अंदर अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, लेकिन आगे जब हम इसी लेक्चर में एसटी कॉलेज के फेमस वर्क्स पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर एसटी कॉलेज का ये वर्क जो है लिरिकल बैलेट्स इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। इनके अलावा एसटी कॉलेज की मुलाकात होती है रॉबर्ट लोवेल से। अब ये रॉबर्ट लोवेल, एसटी कॉलेज और रॉबर्ट साउथी ये तीनों मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसका नाम होगा पेंटिसोक्रेसी। अब पेंटिसोक्रेसी को अगर डिक्शनरी के ऊपर आप सर्च करें ना तो इसका मतलब होता है कि जहां पर सब लोग दर्जे में बराबर हो और सब लोग ही हुकूमत के अंदर शरीक हों। यानी इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम एक अलहदा से पेंटिसोक्रेसी नाम की सोसाइटी बनाएंगे। अब इस सोसाइटी के अंदर इन्हें और भी मेंबर्स की ज़रूरत होती है, तो रॉबर्ट लोवेल जिनकी वाइफ होती है मैरी फ्रेकर वो इस सोसाइटी के अंदर शामिल होती हैं, और ये मैरी फ्रेकर से कहते हैं कि आप और लेडीज़ को भी दावत दे सकती है ताकि वो इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकें जो हम नई क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जो मैरी फ्रेकर होती है ये अपनी एक सिस्टर जिनका नाम सारा फ्रेकर और एक और लेडी एडिथ, ये इनको इस सोसाइटी में शामिल होने के लिए कहती हैं और वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। अब जो हमारे एसटी कॉलेज होते हैं ये सारा फ्रेकर के साथ मैरिज कर लेते हैं और बाकी बची एडिथ और उधर से बचा रॉबर्ट साउथी। अब रॉबर्ट साउथी और एडिथ ये दोनों आपस में मैरिज कर लेते हैं। अब तीनों की शादियां हो गई हैं। ये जो सोसाइटी पेंटिसोक्रेसी है ये तो नहीं बसती पर तीनों के घर जरूर बस जाते हैं। एसटी कॉलेज और सारा फ्रेकर अपनी मैरिज लाइफ से कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते, ज़्यादातर अनहैप्पी ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके 4 बच्चे होते हैं और जब चौथे बच्चे की बर्थ होती है तो ये दोनों एक दूसरे से अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। रॉबर्ट लोवेल की डेथ 1796 के अंदर हो जाती है, लेकिन अपनी डेथ से पहले ये एसटी कॉलेज और रॉबर्ट सदी को जोसेफ कॉर्टेल से मिला देते हैं जो कि एक पब्लिशर होते हैं, और इनके करियर के अंदर ये इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। फेमस वर्क लिरिकल बैलेट्स। एसटी कॉलेज के फेमस वर्क्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नंबर लिरिकल बैलेट्स का ही आता है। अब ये लिरिकल बैलेट्स क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक कोलैबोरेशन वर्क है, यानी ऐसा वर्क जिसे 2 बंदे मिलकर लिखते हैं, यानी इसको इन्होंने लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर। अब ये किस चीज़ का वर्क है? देखें दोनों ही पॉइंट हैं तो जाहिर बात है ये पोएम्स का ही कलेक्शन वर्क होगा। कलेक्शन का मतलब जमा किया हुआ, दोनों की पोएम्स को लिया और जमा करके पब्लिश करवा दिया, और कोलैबोरेशन का मतलब दोनों ने मिलकर लिखा। तो कलेक्शन और कोलैबोरेशन वर्क है लिरिकल बैलेट्स एक, जिसके अंदर एसटी कॉलेज की सिर्फ 4 पोइम्स होती है जबकि 19 पोइम होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब 19 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 23 पोइम्स का एक कलेक्शन जिसे लिरिकल बैलेट्स कहते हैं। और हिस्ट्री के अंदर ये माना जाता है कि 1798 के अंदर जब लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया गया तो साथ ही रोमांटिक पीरियड शुरू हो गया। याद रखें कि 1798 के अंदर जब लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया जाता है तो इसका प्रीफेज नहीं होता, यानी इसका जो प्रीफेज है, प्रीफेज मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, वो बाद में आता है, जिसकी वजह से एसटी कॉलेज के इस वर्क पर, विलियम वर्ड्सवर्थ के इस वर्क पर बहुत ज़्यादा उस एज के दूसरे पॉइंट ने क्रिटिक किया है, बहुत ज़्यादा उसे क्रिटिसाइज किया है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले की जो एज थी वो थी अलेक्जेंडर पोप की एज, और उस एज के अंदर लिखा जाता था
डिफ़िकल्ट वर्ड्स के अंदर और इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, यानी ऐसी पोइट्री की जाती थी जिसे सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे। और जो पोइट सबसे ज़्यादा मुश्किल पोइट्री लिखता था उसकी पोइट्री को सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन जब 1798 के अंदर इन्होंने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया तो इसके अंदर इन्होंने बड़ी सिंपल और बड़ी प्लेन लैंग्वेज के अंदर अपनी पोइट्री को लिखा हुआ था। अब जो उस वक्त के पोइट थे उनका तो माइंड सेट ही नहीं हुआ था, वो तो जानते थे अलेक्जेंडर पोप वाली पोइट्री को जो बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि ये क्या चाइल्डिश सी पोइट्री लिख दी है, ये तो एक कॉमन पीपल भी पढ़ सकता है। तो इन्होंने बाद में जब 1800 के अंदर इसका सेकंड एडिशन लिरिकल बैलेड्स का विद प्रीफेस यानी इंट्रोडक्शन के साथ पब्लिश किया, तो तब जाके इन्होंने बताया कि हमारा मकसद ही ये है कि एक आम बंदा भी पोइट्री को ना सिर्फ समझ सके बल्कि खुद भी क्रिएटिवनेस अख्तियार कर सके, यानी खुद भी वो थोड़ा बहुत लिख सके। और इन्होंने कहा कि पोइट्री को तो होना ही सिंपल चाहिए ना, ये क्या बात हुई कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पोइट्री को समझ सकें। तो इस तरह से जब 1800 के अंदर लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन इन्होंने पेश किया तो उस वक्त इन्होंने इस चीज़ को जाहिर किया, जिसकी बात लोगों को समझ आई, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंपल और प्लेन लैंग्वेज के अंदर पोइट्री को होना चाहिए। तो ये लिरिकल बैलेड्स की थोड़ी सी डिटेल थी। इसके बाद 1796 के अंदर एसटी कॉलरिज ने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइम्स अपना वर्क भी लिखा है, जिसके अंदर इन्होंने वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बात की है। जिस तरह से मैंने पहले ही बता दिया है कि एसटी कॉलरिज पोइट होने के साथ साथ फिलोसोफर भी थे, पॉलिटिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट रखते थे, क्रिटिक भी थे। तो इस तरह से इन पोइम्स के अंदर इन्होंने वेरियस सब्जेक्ट्स की बात की है और इसके अंदर इन्होंने रॉबर्ट साउथी की पोइम्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, यानी कि ये भी इनका कोलैबोरेशन वर्क ही है जो इन्होंने रॉबर्ट साउथी के साथ मिलकर लिखा है। और इसके अंदर 4 पोइम्स जो हैं वो चार्ल्स लैम्ब की भी हैं, यानी 4 पोइम्स इसके अंदर चार्ल्स लैम्ब की हैं। तो जो इनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइम्स हुआ ये एक कोलैबोरेशन वर्क है जिसके अंदर एसटी कॉलरिज, चार्ल्स लैम्ब और रॉबर्ट साउथी इन तीनों ने मिलकर पोइम्स लिखी हुई हैं। 1796 के अंदर ही इन्होंने प्राइवेटली कुछ सोनेट्स को भी पब्लिश करवाया है, लेकिन इसके अंदर चार्ल्स लैम्ब और रॉबर्ट साउथी की सोनेट्स भी ऐड थी, लेकिन इन्होंने ही उनको भी साथ में पब्लिश करवा दिया। एसटी कॉलरिज को अपने वर्क्स की पब्लिकेशन के वक्त जो न्यूज़पेपर वाला टैक्स पड़ता था ना, इससे बचने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर वालों से कहा कि मैं वीकली एक जर्नल आपके न्यूज़पेपर के अंदर ऐड किया करूंगा, यानी एक जर्नल आपके न्यूज़पेपर में लिखा करूंगा। जर्नल समझते हैं ना, रोज़नामचा होता है, और ये मैं आपके न्यूज़पेपर के अंदर लिख दिया करूंगा। और इन्होंने मार्च 1796 के अंदर द वॉचमैन एक जर्नल को न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश करवाया। 1798 के अंदर द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इनका जो मास्टरपीस माना जाता है ये आता है, और इसको लिरिकल बैलेड्स के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा ये इनकी सबसे लंबी लॉन्ग पोइम है। याद रखिएगा कि लिरिकल बैलेड्स के अंदर ट्रिंटन अभी ये वर्ड्सवर्थ की सबसे फेम हासिल करने वाली पोइम है, सबसे अहम पोइम है, और एसटी कॉलरिज की द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर ही है। लाइफ टूर सितंबर 1798 के अंदर एसटी कॉलरिज जर्मनी टूर पर भी जाते हैं, और 1799 के अंदर ये जर्मनी के अंदर थॉमस हैचिसन के फार्म हाउस पर भी रुकते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात होती है सारा हैचिसन से, जिसके लिए एक लव पोइम भी लिखते हैं। अब याद रखिएगा कि इनकी जो वाइफ है सारा फ्रैंकर उसका नाम है, और यहाँ पर जो इनके साथ लड़की की मुलाकात होती है ये सारा हैचिसन है। तो इन दोनों के नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनके फर्स्ट नेम तो सेम है लेकिन जो सर नेम है वो अलग-अलग से हैं। तो इसलिए ये बाज़ दफ़ा वो कन्फ्यूजन करने के लिए इसकी जब वाइफ का नाम पूछता है ना, तो कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड होकर सारा हैचिसन पर टिक लगा देते हैं। ये इनके साथ प्यार करते थे या नहीं करते थे वो बाद की बात है, बहरहाल जो इनकी वाइफ है वो सारा फ्रैंकर ही है। 1797 के अंदर ये एक पोइम लिखते हैं कुबला खान। अब ये इनकी अनफिनिश्ड पोइम है, इनकम्प्लीट पोइम है, याद रखिएगा कि इसको अ विजन इन अ ड्रीम भी कहते हैं। अब ये जो कुबला खान पोइम है ना, इसका एक और नाम भी है द फ्रेगमेंट। अब याद रखिएगा कि कई जगहों पर द फ्रेगमेंट का नाम आ जाता है, कई जगहों पर कुबला खान का नाम आ जाता है। जब इन्होंने ये पोइम लिखी तो इसके अंदर ना ये बेसिकली दिन को इन्होंने ओपियम यानी अफीम का
नशा किया हुआ था और ये दिन को ही एक क्या उसे कहते हैं, ख्वाब, एक सपना देख रहे थे और किसी ने आके इनको जगा दिया। तो जिसकी वजह से इन्होंने कहा, और बेसिकली ये नशे में थे ना, लिख तो पोएम ही रहे थे, तो ये इन्होंने कहा कि मैं सपना देख रहा था, तुमने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए कुबला खान पोएम को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, ये इनकी अनफिनिश्ड ही पोएम है। 1804 में जब इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है तो ये फ़ैसला करते हैं कि कुछ ना थोड़ी राहत पाने के लिए सिसिली और माल्टा के टूर्स मारे जाएं। तो इसके अलावा 1807 के अंदर, 1808 के अंदर इन्होंने दोबारा से इन इलाकों को भी विज़िट किया है। तो ये याद रखिएगा कि ये काफ़ी टूर पर आते जाते रहते थे और वजह क्या होती थी कि मेरी हेल्थ जो है वो शायद दूसरी जगह पर जाने से बेहतर हो जाए। और ये बेसिकली बचते थे ओपियम एडिक्शन से, यानी कि जब ये अफ़ीम लेते थे ना तो जो इनका बॉडी पेन था वो कम हो जाता था, उससे इन्हें राहत मिल जाती थी। अब ये गए तो वहाँ पर टूर के लिए इसलिए हैं कि मेरा ध्यान उस तरफ चला जाएगा, बॉडी पेन कम होगा, लेकिन साथ में ये ओपियम भी लेते गए हैं। अब क्या फ़ायदा, मतलब टूर पर जाकर अगर उधर भी ओपियम लेनी है, अफ़ीम लेनी है, तो बंदा घर बैठे भी ले सकता है। तो लेकिन ये माइंड सेट होता है ना, कोई नई जगह पर बंदा चला जाए तो शायद कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। और इसके अलावा ये अपने वर्क्स के लिए भी ट्रैवल किया करते थे। 1812 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज की फ्रेंडशिप में एक ब्रेक आ जाता है। दोनों एक दूसरे से सेपरेशन अख्तियार कर लेते हैं, अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। वजह ये होती है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ होती है ना, मैरी, उसकी एक सिस्टर सारा जिसका नाम होता है, तो एसटी कॉलरिज उसके ऊपर ना डोरे डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के घर इनका आना जाना होता है, उनके फ्रेंड होते हैं। वाइफ से भी बड़ी अच्छी यानी कि इनकी मुलाकात रही है, और जो इनकी सिस्टर ड्रॉथी है उसके साथ भी इनका बड़ा अच्छे से, मतलब तीनों लिटरेरी फिगर्स ही होते हैं। लेकिन इसकी जो इनकी वाइफ की सिस्टर होती है, यानी वर्ड्सवर्थ की सिस्टर इन लॉ सारा, ये उसके साथ ना रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से जो वर्ड्सवर्थ होते हैं वो भी इनसे नाराज़ होते हैं कि आप मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ ही ये करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल 1820 के अंदर जाकर ना दोबारा से दोनों दोस्त बन जाते हैं, जो भी गिले शिकवे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन 1812 के अंदर दोनों के दरमियान एक ब्रेक आई है, इसको याद रखिएगा। अब 1812 से लेकर 1820 तक जब दोनों अलहदा रहे हैं तो इसके दौरान एसटी कॉलरिज ने लेक्चर्स दिए हैं शेक्सपियर के ऊपर और मिल्टन के ऊपर। 1816 के अंदर जब एसटी कॉलरिज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ये एक फ़िज़िशियन के पास जाते हैं। फ़िज़िशियन समझते हैं ना, जो ये एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं बॉडी की, ताकि इसमें पेन वगैरह ना हो, और एक्सरसाइज के बड़े बड़े तरीके बताते हैं, साथ में हल्की फुल्की मेडिसिन भी देते हैं। तो जेम्स के पास ये जाते हैं जो एक फ़िज़िशियन होता है, और उससे इनको थोड़ी बहुत राहत भी मिलती है। लेकिन इनको इस वक्त तक एडिक्शन फुली लग चुकी होती है अफ़ीम की, ओपियम की, और ये उसको लेकर ही फिर इन्हें आराम आता है। 1817 के अंदर इन्होंने अपना एक क्रिटिक वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया भी लिखा है, जो कि इनका बहुत फेमस वर्क है। इसके अंदर इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि लिरिकल बैलेट्स का जब प्रीफेज यानी कि दूसरा एडिशन आता है तो इसके अंदर ये विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलरिज की पोइम्स को इंक्लूड करने से इनकार कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ना ये थोड़े से एक दूसरे से खफा भी होते हैं। अब वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, रॉबर्ट सेथी, इन सबको लेक पॉइंट क्यों कहा जाता है? लेक का मतलब होता है झील। अब इंग्लैंड के वेस्ट नॉर्थ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, लेक डिस्ट्रिक्ट, ये ना वहाँ पर एक झील है, उसके किनारे ये सभी रहा करते थे। शुरू के अंदर ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर थे, लेकिन जब कॉलेज के अंदर और बाद में ये एक दूसरे से मिलते गए ना, तो फिर ये सब उसी लेक के ऊपर ही इन्होंने अपनी रहाइश रख ली थी, जिसकी वजह से इन पॉइंट को लेक पॉइंट के नाम से याद किया जाता है। यानी ऐसे पॉइंट जो लेक डिस्ट्रिक्ट में झील के किनारे के ऊपर रहा करते थे। और ये लेक पॉइंट का फ्रेज इनके लिए कॉइंड किया था फ्रांसिस जॉफरी ने 1817 के अंदर। डेथ ऑफ एसटी कॉलरिज। जब एसटी कॉलरिज लंदन में होते हैं ना, तो 5 जुलाई 1834 को हार्ट फेल हो जाने की वजह से, दिल के काम ना करने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि एसटी कॉलरिज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में एसटी कॉलरिज के वर्क्स को इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।